मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लिमिटेशंस देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। पहले लेक्चर में हमने समझा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, क्यों आई थी। इसमें हम उसकी लिमिटेशंस को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस है। पहला जो लिमिटेशन है, नॉट वेल एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज अ डायामैग्नेटिक बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसका एक ड्रॉबैक ये था कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर को नहीं बता पाती थी। वैलेंस बॉन्ड यानी वीबीटी के थ्रू अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है O2 मॉलिक्यूल है ये डायामैग्नेटिक है, बट हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये पैरामैग्नेटिक है। ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक यानी कि किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर्ड होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, मैंने इसको यस माना, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड है, इनकी स्पिन अपोजिट है बट इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड है, इसलिए इसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है? ज़ीरो होता है। पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें ये एस ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो, इसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो से ग्रेटर देन होता है, इसी को हम डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो O2 मॉलिक्यूल है ये डायामैग्नेटिक है यानी पेयर्ड है, बट एक्सपेरिमेंटली ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसका जीरो नहीं है, जीरो से ज़्यादा होगा कुछ। हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? VBT failed to explain the formation of odd electron molecule or ion such as H2 plus ion। यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन आयंस कैसे बन रहे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन का यहाँ मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इवन नंबर में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे H2 प्लस है, तो H2 प्लस में अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि अगर ये H2 मॉलिक्यूल होता तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑड नंबर किसे बोलते हैं? 1, 3, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम ऑड बोलते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जो आयंस बन रहे हैं, उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस क्यों मतलब ये क्यों बन रहे हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो इस चीज़ को जो वीबीटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो ये भी उसका एक ड्रॉबैक है। सेकेंड देखते हैं क्या, थर्ड देखते हैं इसका ड्रॉबैक क्या है। नॉट टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को नहीं बताता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ओवरलैपिंग से बन रहा है तो कितना स्टेबल होगा, वो स्टेबल होगा भी कि नहीं, इस चीज़ को ये थ्योरी नहीं बता पाती है, जो इसका एक ड्रॉबैक है। हम फोर्थ ड्रॉबैक देखते हैं इस थ्योरी का क्या है। नॉट एक्सप्लेन अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो थ्योरी है, हमने जब ये थ्योरी पढ़ा था तो हमने थ्रू आउट देखा था कि ये थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करती है, लेकिन ये थ्योरी कहीं भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात नहीं करती है। तो ये चार जो है इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे। इसे ओवरकम करने के लिए जो थ्योरी आई थी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। ओके, तो उस दिन हमने देखा था कि जो दो एटॉमिक, जिस दिन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े थे उस दिन हमने देखा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और उनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो वो जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो सकती है, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है। दूसरा जो होता है वो साइड वाइज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, कोवैलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप। वो मतलब जिस तरीके से वो ओवरलैपिंग हो रही है उस पर, यानी दो तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है, तो उस बेसिस पे जो है कोवैलेंट बॉन्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है उनकी ओवरलैपिंग के बेसिस पे। तो पहला जो है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा जो है वो क्या है? पाई बॉन्ड है। तो अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, या फिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप करती हैं और उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो लिखते हैं द बॉन्ड which is the bond which is formed by the axial overlap
of the atomic orbital orbitals is known as सिग्मा बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल के हेड ऑन हेड या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। यानी कि मान लीजिए दो ऑर्बिटल है तो उनके हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, उनकी एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और पाई बॉन्ड जो बनता है वो लेटरल ओवरलैपिंग, कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी या कुछ साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, उससे बनता है और उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो हमने समझा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला जो है हम लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पहला जो है यस और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। जो यस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, सिमेट्रिकल होता है, उसकी जो शेप होती है स्फेरिकल होती है, जैसे कि ये ऐसे शेप होती है, उसकी स्फेरिकल शेप होती है। मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, ओके, और ये दूसरी ऑर्बिटल है वो भी स्फेरिकल शेप की है, ये इसका न्यूक्लियस है, ओके। अब ये जो यस दोनों यस ऑर्बिटल्स हैं ये हेड ऑन हेड ओवरलैप करेंगी आपस में, यानी इनमें एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तो वो कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी। इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो हेड ऑन हेड हुई है। दूसरा जो ओवरलैपिंग है वो हम देखते हैं दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट करता है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में, तो वो है एक यस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल। एक यस और एक पी ऑर्बिटल भी हेड ऑन हेड यानी एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे कि ये एक स्फेरिकल यस ऑर्बिटल है और हमें पता है कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो कैसी शेप का होता है, डम्बल शेप, यानी डमरू के आकार का होता है। कुछ इस तरीके से ये ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे इनकी जो है ये ओवरलैपिंग है, यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग है वो कैसी है, हेड ऑन हेड, इसका हेड से ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे एक यस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पे एस पी ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है, ओके। तो यस और पी ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम देखते हैं और एक ऑर्बिटल होता है जो कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है पीपी। पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हम ओवरलैपिंग देखते हैं, ये एक पी ऑर्बिटल है, ओके, और यहाँ पे ये दूसरा पी ऑर्बिटल है जो इससे ओवरलैप किया है। मैंने बॉन्ड सही से इसका बनाया नहीं ऑर्बिटल, आप सही से बनाना इसको। तो ये एक पी ऑर्बिटल है और ये एक पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो पी और पी में ओवरलैपिंग हुई है और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यानी कि यस और पी ऑर्बिटल, यस और यस ऑर्बिटल जब भी कभी आपस में ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यस और पी ऑर्बिटल जब भी कभी ओवरलैप करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो जब पहला ओवरलैपिंग जो पहला बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर एक बार ओवरलैपिंग हो चुकी है, एक बॉन्ड बन चुका है, दूसरा बॉन्ड भी पी और पी की ओवरलैपिंग से बनेगा तो वो पाई बॉन्ड होगा। पहला चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो यस ये है कि जो यस हाल फिल्ड ऑर्बिटल होगा ये कभी भी नेवर पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। दिखाई नहीं दे रहा है, ओके बच्चों। जो यस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा यानी जो यस ऑर्बिटल होगा, स्फेरिकल जो शेप का ऑर्बिटल होता है, ये कभी भी किसी भी पी से या किसी से भी, अगर ये पी से जनरली अगर ये या किसी से भी अगर ये ओवरलैपिंग करता है ये यस ऑर्बिटल,
तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी ओवरलैपिंग हो रही है और कोई भी हो, अगर उसमें यस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यस जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था जो कि इम्पॉर्टेंट था, और दूसरा पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यस ऑर्बिटल इज़ नॉन डायरेक्शनल। जो यस ऑर्बिटल होता है वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है और सिमेट्रिकल होता है। तो जो यस ऑर्बिटल होता है कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। और अगर वो सिमेट्रिकल होता है तो एट द सेम टाइम वो नॉन डायरेक्शनल भी होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये अपनी फॉर्मेशन के लिए किसी दूसरे बॉन्ड पे डिपेंड नहीं होता है। जो पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। लेकिन अभी इसके बाद हम पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड होता है। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद अगर पी और पी ऑर्बिटल दोबारा से ओवरलैप करेंगे और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। अगर हम कह दें कि ये एक है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है, तो ये जो पहला बॉन्ड है बेसिकली ये यस और यस की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ही है, नो डाउट। तो ये जो पहला बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर इसके बाद कोई दूसरा बॉन्ड इसमें तो बनेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ऑक्सीजन में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो जो पहला बॉन्ड बनता है उसका वो सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन उसके बाद जो दो और बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन का जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। यानी कि अगर आप कहीं 2 बॉन्ड देख रहे हैं तो ये आप दोनों में से कोई एक बॉन्ड को एज्यूम कर सकते हैं कि जो पहला बॉन्ड है या कोई एक जिसको आप मान सकते हैं कि वो सिग्मा है, तो जिसको आप सिग्मा मान रहे हैं उसके बाद जो बॉन्ड बच रहा है वो पाई बॉन्ड ही होगा। ये चीज़ हम मान के चलेंगे, ये ऐसा होता भी है। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बॉन्ड हम लिखते ऐसे हैं और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है। तो हम कह सकते हैं द बॉन्ड which is formed by lateral, इसी को हम साइड वाइज ही बोल सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दिखाई दे रहा है? यस, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी पाई बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो बनता कैसे है? फॉर्म बाय द लेटरल यानी कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग, कुछ इस तरीके की जो ओवरलैपिंग होती है, ऐसे ऐसे लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि लेटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है, उसे हम वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। और हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है। जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड को हम, जो पाई बॉन्ड होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर कई बार हम इसको बोलते हैं कि पैरेलल ओवरलैपिंग से भी बनता है। इसी एक वर्ड को हम नाम देते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये रहा पाई बॉन्ड। अब हम देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में पहले हम एक ओवरलैपिंग देख लेते हैं कैसे होती है। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक। इसकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे ओवरलैपिंग है और यहाँ पे ओवरलैपिंग है। जो मैंने ये ऑर्बिटल बनाया है, ऑर्बिटल सही नहीं बनाया है, आप सही बनाइएगा। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम, इस तरीके की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे
पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में हमने देखा था कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स है ये हेड ऑन हेड यानी एक्सियल ओवरलैपिंग कर रही हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैरेलली ओवरलैप कर रही हैं या फिर साइडवाइज ओवरलैप कर रही हैं, इसी को हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कह रहे हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और हमने लास्ट में यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है और हमने लास्ट में सिग्मा बॉन्ड में भी देखा था कि पी ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। लेकिन पहला पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा यहाँ पे, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। यानी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो पहला बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा है और जो दूसरा बन रहा है वो पाई है। ये समझने का आसान तरीका है, कहीं भी आप दो बॉन्ड देख रहे हैं तो ओके। अब हम देखेंगे सिग्मा और पाई ऑर्बिटल की सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस। तो हम डिफरेंस देखते हैं, दिखाई दे रहा है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड शॉर्ट में लिख दिया। तो पहला हमने उनके डेफिनेशन में ही देख चुके हैं हम कि हमने सिग्मा ऐसे बना रही हूँ, आप लोग पूरा ऐसे लिखिएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आर formed by axial overlapping of atomic orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय साइडवाइज overlapping of atomic orbital। तो पहला डिफरेंस क्लियर हुआ कि ये जो है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा है और जो पाई बॉन्ड है वो साइडवाइज या फिर पैरेलल या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो ये पहला डिफरेंस हुआ। अब हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस क्या है। तो जो ओवरलैपिंग जो होगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होगा उसका जो एक्सटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होगी। तो इसमें जब सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा इसके कंपेरिजन में। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, द ओवरलैपिंग is quite large and the bond is strong, okay। और यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग लेस होगी और जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कैसा होगा, वीक होगा, कंपैरेटिवली वीक। तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ। हम जो तीसरा डिफरेंस देखेंगे वो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो यस ऑर्बिटल होगा वो कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में ही पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि यस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे यस ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि यस ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये रहा तीसरा डिफरेंस। अब हम चौथा डिफरेंस देखते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है, जो चौथा डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग ऑर्गेनिक में इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना उसमें दो बॉन्ड के बीच में फ्री, मतलब अगर एक दो बॉन्ड है
तो उनके बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड है तो उसको हम ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड में दो बॉन्ड होगा, तो जब हम इसको फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ऐसे आएगा और ये टूट सकता है एक दूसरे के ऊपर, कुछ इस तरीके की स्ट्रेन आएगी और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है पाई बॉन्ड में, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल। तो हम लिख सकते हैं कि फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। फ्री रोटेशन of the atoms around sigma bond is possible। यहाँ पे फ्री रोटेशन, जैसे कार्बन, हम कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, जनरली बहुत बार ये आता है। तो इसमें अगर हम एक कार्बन को फिक्स रखें और दूसरे कार्बन को हम रोटेट करें तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फ्री रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जैसे कार्बन है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड हम कोई भी दोनों में से कोई एक सिग्मा मान सकते हैं और दूसरा जो होगा वो पाई होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक को फिक्स रखें और दूसरे को रोटेट करें, दूसरे कार्बन एटम को हम रोटेट करें, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में स्ट्रेन होगा, कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि स्ट्रेन आएगा इन दोनों के बीच में। जैसे हम ये एक दूसरे से ऐसे हो जाएगा कुछ, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये चौथा डिफरेंस रहा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में। अब हम पांचवा डिफरेंस देखते हैं। पांचवा डिफरेंस क्या है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड की एब्सेंस में बन सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड formed in absence of pi bond। जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड की एब्सेंस में भी फॉर्म हो सकता है, बट पाई बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म इन एब्सेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये हम पांचवा डिफरेंस देखें। अब हम छठवां डिफरेंस देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पांचवा पॉइंट देखा कि पाई बॉन्ड आर फॉर्म इन एब्सेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो सिग्मा बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी फॉर्मेशन के लिए पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं होता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पे अपनी फॉर्मेशन के लिए। जो 6 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एक मॉलिक्यूल बनता है, तो उस मॉलिक्यूल की जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, यानी दोनों न्यूक्लियस की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, दोनों न्यूक्लियस जहाँ से होते हैं वहाँ की जो डिस्टेंस होती है, उसके ऊपर और नीचे यानी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसकी चारों तरफ सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये आपस में ऐसे ओवरलैप कर गए तो और एक मॉलिक्यूल बना, मान लेते हैं H2 का ही मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो ओवरलैपिंग है कुछ इस तरीके की ही हुई होगी, यहाँ से ये ओवरलैप कर रहे हैं और ये इनका जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। यहाँ पे इनका एक न्यूक्लियस, यहाँ इसका दूसरे का न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के पास की, इसी को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसी को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कुछ इस तरीके की इसमें ओवरलैपिंग होती है, ऐसे बनता है ओवरलैपिंग के बाद मॉलिक्यूल। और ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, ये इसी को इंटरन्यूक्लियर हम एक्सिस बोलते हैं, इस पूरे को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आपको यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ भी, यहाँ कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिकल होती है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। मान लीजिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, किसी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, किसी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन यहाँ पे है और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे, यानी न्यूक्लियस है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल की, एक एटम की न्यूक्लियस ये है और दूसरे एटम की न्यूक्लियस ये है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिलो होती है। यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके चारों तरफ सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है।
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये छठवां जो डिफरेंस होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, ये छठवां डिफरेंस हो गया। अगर हम सातवां लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वो लोकलाइज्ड होता है, एक जगह पे फिक्स होता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, ये डीलोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहता है, ठीक है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड, हमने बेंजीन में देखा होगा कि जो पाई बॉन्ड होता है वो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन का जो एक डिटेल स्टडी है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि लोकलाइज का मतलब होता है जो बॉन्ड है वो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी बॉन्ड भी फिक्स कह सकते हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं, इसी को हम डीलोकलाइज कहते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये रहा डिफरेंस, सातवां डिफरेंस हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड का। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो बॉन्ड पैरामीटर्स पे होगा कि कौन कौन से बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, और एक एक बॉन्ड पैरामीटर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस यूनिट में इनऑर्गेनिक की जो यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं इसमें भी बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में हमें पढ़ना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भी हमें बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी। तो इस चीज़ को हम एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बेसिक समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। सो थैंक यू, आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।